लेट अस स्टडी अबाउट एरर एनालिसिस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक टॉपिक रह गया था सिग्निफिकेंट फिगर में डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन को लेकर। हाउ वी कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिक वैल्यू अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। लगा लीजिए भाई सिग्निफिकेंट फिगर के कंपैरिजन में आप कैसे मतलब उसको सॉल्व करेंगे। बट द केस इज डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में आपने क्या किया था? ऐड और सब्ट्रैक्ट में आपने क्या किया था? सपोज कोई आपके पास डिजिट्स है, न्यूमेरिक वैल्यू है 12.23। अगर आप इसको प्लस या माइनस करेंगे, सपोज 1.4 इस तरह से, तो आप इसको ऐड कर लीजिए। सबसे पहले ऐड कर लिया, उसके बाद आपने देखना है कि पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट किसमें है, यही देखते थे हम। तो इसमें आपने क्या देखा था? ये। तो इस तरह से आपको यहां पर भी दो डिजिट, दो सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए डेसिमल के बाद। और इधर आपका कितना था? 12। तो इधर आपको मैक्सिमम इस तरह से लेने पड़ेंगे। इधर लीस्ट में लेते थे और इधर मैक्सिमम में। तो 12.3 को राउंड ऑफ करके 6, इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट का आपने करा था। लेकिन जो हमारा मेन फोकस है वो है डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में क्या करना आपको? आपको यहां पर भी कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू गिवन होंगी। सपोज 12.26 हम बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं, टर्म होती है इस तरह की, वो हमें इंडिविजुअल बोलनी होती है। अपॉन 2.4 इस तरह से ले लिया सपोज आप। तो डिवीजन का केस ले लिया आपने 12.26 अपॉन 2.4। इसको आपने सोल्व करना है। फर्स्टली यू हैव टू सोल्व इट। सोल्व करने के बाद सपोज आप पे आंसर आ गया, क्योंकि अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा अभी, और टाइम ज्यादा लगेगा तो हमारा जो कंसेप्ट है वो रह जाएगा या कम होंगे। तो सोल्व करके आप कुछ भी ले लीजिए। देखो 12 है, 2s तो 6 पॉइंट समथिंग ले लीजिए, 6.4312 इस तरह से आ गया, और आगे भी आता जा रहा है। लेकिन आपने ये 5 डिजिट्स में आपकी न्यूमेरिक वैल्यू आ गई है, आंसर आ गया। तो अब यहां पर आप आंसर नहीं कहेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर में अगर डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन होगा तो आपको क्या करना है? इन दोनों में से ये देखना कि सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू में और कितने हैं। यू कैन सी हियर significant figure in the numerator part is 4 and in denominator only 2 significant figure is there. तो यहां पर जो आपका आंसर होना चाहिए वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, ना कि 4 में। तो आपको इसमें एट लीस्ट डिजिट देखने हैं, एट लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला टर्म देखना है, न्यूमेरिक वैल्यू देखनी है, उसी को लेकर आप अपना आंसर देंगे। तो यहां पर आप राउंड ऑफ करिए। कितनी बार राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको वो देख लीजिए। कि आपका क्वेश्चन पूछ ले भाई कितनी बार करना पड़ेगा, लास्ट में वो अलग से आंसर देना पड़ेगा आपको। तो आपको 6.432 को हटाकर यहाँ पर 1 रहेगा, क्योंकि कुछ भी प्लस नहीं होगा। अगेन फिर आप इसको क्या करेंगे? 1 को हटाकर यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं होगा, 4 3 में चला जाएगा। उसके बाद 6.3 को हटाकर यहाँ पर 4। तो दिस वन यू आर करेक्ट आंसर। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आई होप डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में भी आप ऐसे ले सकते हो, 12.26 इंटू 2.4, 12 टू 24 समथिंग, मान लो आंसर आ जाता है 24 25 समथिंग, 2635 इस तरह से। ओके, तो आपका आंसर किसमें होना चाहिए? इधर आपके कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4, ये कितने हैं? 2। तो एट लीस्ट वाला देखना आपको, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट देखने की किसमें सबसे कम है और कितने हैं, उसी में आपका आंसर होना चाहिए। तो इसमें आपको क्या करना है? 5 को खत्म करिए। 5 को खत्म करेंगे तो क्या होगा? 2 4
265 से पहले क्या है, ओड है, ओड है तो +1 हो जाएगा यहां पर, और ये क्या हो जाएगा 3। ओके, 5 के केस में था ना ऐसे। नेक्स्ट 24.4 को हटाइए, 26 रह जाएगा। 24.6 को हटाइए, 3 रह जाएगा। 24.0, अगर 0.0 लगा दिया तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे क्योंकि ट्रेलिंग 0 आ गई। देखो यहाँ पे मैंने ओड वाला केस भी ले लिया, 5 वाला जो पहले था, और यहाँ पे ट्रेलिंग 0 कब काउंट होती है, कब गिनी जाती है, जब डेसिमल हो। अगर मैं ये डेसिमल ही हटा दूं यहां से, नाउ 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर चाहिए था आपको, और ये भी क्या हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर आ चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको माइंड भी चलाना है, ये ना हो आप पॉइंट के बाद 0 लगाकर चलते रहे, 24.00 और लास्ट में लिख दिया 2 सिग्निफिकेंट फिगर। नो, डेसिमल के बाद जो ये 0 है, ट्रेलिंग 0 है, वो काउंट हो जाएंगी। तो आपको रूल रेगुलेशन जितने भी बताए जा रहे हैं सारे फॉलो करने हैं। खास तौर से इस चैप्टर में कंपटीशन में बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सॉल्व करना सबको आता है, बट आंसर देना किसी किसी को आता है, बिकॉज आंसर में सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, देन कम फॉरवर्ड फास्ट। जल्दी से पूछिए बेटा, नहीं तो हमारा एरर एनालिसिस स्टार्ट होने जा रहा है, और इसमें से क्वेश्चन काफी आते हैं, आपके कंपटीशन में काफी आते हैं। जो भी आपका ये फर्स्ट यूनिट आप पढ़ रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिकल वर्ल्ड यूनिट का नाम है, ठीक है। इसमें से ये पार्ट सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट बोला जाता है, और कई बच्चों को तो मुश्किल भी बहुत लगता है, लेकिन हम इसको बहुत आसान तरीके से करने जा रहे हैं, और जिसको भी दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन? नो सर। ओके, करें स्टार्ट एरर एनालिसिस। यस सर। ओके, तो एरर एनालिसिस ये स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए एरर का मतलब क्या होता है। एनालिसिस का मतलब विश्लेषण, मतलब किसी चीज को आप एनालाइज कर रहे हो बहुत अच्छे तरीके से, एक एक चीज को उसके विश्लेषण कर रहे हो, उसके बारे में पता कर रहे हो। एरर का मतलब क्या होता है, एरर हम जनरली अपनी लाइफ में भी यूज करते हैं, कई लोग इसको मिस्टेक्स बोलते हैं कि मिस्टेक्स रह गई है, ठीक है, तो मिस्टेक्स है। तो मिस्टेक और एरर में काफी फर्क होता है। मिस्टेक होता है गलत, मिस्टेक क्या होता है, गलत होना, और गलत का मतलब क्या होता है, कोई चीज ठीक है या गलत है, इसमें तो साफ आपको डिफरेंस पता ही है। बट एरर में आप एक वर्ड अपने माइंड में बिठाकर चलोगे, कमी, क्या, लैकिंग किसी चीज की, गलत नहीं है, थोड़ी बहुत कमी रह गई है, काम में थोड़ी बहुत कमी रहना वो गलत नहीं होता। लेकिन काम को गलत करना मतलब करना, कुछ चाहते थे हो गया कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, उल्टा पुल्टा हो गया, उसको बोलेंगे गलत। और यहाँ पे कमी रह जाए तो बोलेंगे एरर रह गई। और एरर को मिस्टेक नहीं कहा जा सकता, गलती से भी मत कहना। और इस एरर को कम ज्यादा मतलब खत्म भी किया जा सकता है, रिड्यूस भी किया जा सकता है। हमारे हर काम में कमी रहती है, किस वजह से रहती है, क्यों रहती है, वो रीजन आपके सामने आ रही है। सबसे पहले एरर में आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। वन इज एरर की टाइप्स, 2 टाइप्स का एरर आप पढ़ेंगे फिलहाल, सिस्टेमैटिक और दूसरा रैंडम। रैंडम का मतलब होता है कहीं से भी कोई भी एरर पता नहीं कहां से अफेक्ट हो जाए। जैसे हमारी लाइफ है, पूरी अर्थ पे, पूरे यूनिवर्स में सभी चीजों से हम अफेक्ट हुए पड़े हैं रैंडमली, पता नहीं कहां से। अगर हम इफेक्ट ऑफ आवर लाइफ लिखना शुरू कर दे तो सबसे पहले हम अपने आसपास के लोग लेंगे, सराउंडिंग्स लेंगे, एटमॉस्फेयर लेंगे, एनवायरमेंट लेंगे, उसके बाद पता नहीं कहां कहां पहुंच जाएंगे हम, क्या पता पिछले जन्म पर भी पहुंच जाए आप। तो यहाँ पर सिस्टेमैटिक और रैंडम को दो चीजों को लिया गया। सिस्टेमैटिक क्या होता है, सबसे पहली बात, सिस्टेमैटिक एरर जो होती है वो रिमूव करी जा सकती है, और इनका पता भी होता है। नॉन एरर होती है, कैसे, जैसे इंस्ट्रूमेंट रिगार्डिंग,
किसी का कोई इंस्ट्रूमेंट गलत है, खराब हो गया, पुराना हो चुका है, फ्रिक्शन की वजह से उसके अंदर क्या हो गया है, जैसे कोई चीज नई नई ले ली, बड़ी अच्छी वर्क कर रही है, फिर उसके बाद आउटपुट कम होना शुरू हो जाता है उसका, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर बोली जाती है। कोई रीडिंग देख रहे हैं आप मीटर के अंदर, ठीक है, तो शुरू में जब लिया था तो मीटर था, जैसे 10th क्लास में आपने वोल्ट मीटर और एमीटर पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है उसमें, वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये नीडल है, ये जीरो के ऊपर, बिल्कुल जीरो के ऊपर ही था, उसके बाद इस तरह से रीडिंग बनी हुई थी उसके अंदर, आप वैल्यू ले लेते थे। उसके बाद आपने देखा जैसे जैसे वो पुराना होता जा रहा है, हम यूज करते जा रहे हैं, तो वो जो नीडल है वो कहीं और आके शिफ्ट हो गई है, सपोज जीरो से ये 5-10 वोल्ट था, तो यहाँ पे आके वो फर्स्ट डिवीजन पे या सेकंड डिवीजन पे आ रही है अब ये नीडल, तो चलने से पहले ही, मतलब हमने कनेक्ट भी नहीं करा, वो पहले से ही कितनी वोल्ट दिखा रहा है, 1 या 2 वोल्ट दिखाने बैठ गया, हमें वोल्टेज पहले ही 2 वोल्ट आ रही है, तब सर्किट में ज्वाइन भी नहीं कर रखा उसने, मतलब हमने कनेक्ट भी नहीं करा, तो ये 2 वोल्ट है। उसके बाद हम कनेक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है सपोज यहाँ पे 12 वोल्ट पे, तो क्या हमारी 12 वोल्ट वैल्यू होगी उसके बाद, और हम सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं, गिव मी आंसर, क्या हम 12 वोल्ट लेना ठीक है हमारे लिए? कोई रेस में पहले से ही 2 कदम आगे खड़ा हो और फिर वो रेस लगाए, क्या उसने रेस पूरी करी है? नो। आपका फर्ज बनता है, यस, आपका फर्ज बनता है कि 2 वोल्ट जो वो पहले है वो आप उसमें से माइनस कर दीजिए, और उसके बाद 10 वोल्ट। क्या ये मीटर खराब है? नो, मीटर के अंदर कमी है, मिस्टेक नहीं है, एरर है, और उस एरर की वजह से आप इसको फेंक को ही दोगे। 2 वोल्ट का जब आपको पता है, आपने इसकी एरर निकाल ली है, एरर निकालने के बाद जो भी आप पे रीडिंग आएगी आप उसमें से माइनस कर दो, वो जीरो करेक्शन के साथ एक्यूरेसी दे देगी, आपको 10 वोल्ट दे देगी। तो मैथ किस लिए सीखा है? सिस्टमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाती है, फ्रिक्शन की वजह से आ जाती है, ओके, तो वो आप कर सकते हो। इसी तरह से अगर ये पीछे हो जाए, 1-2 डिवीजन पीछे हो जाए, तो प्लस भी कर सकते हो, कितना आ जाएगा? 14 वोल्ट। तो इस तरह से अगर कोई एरर है किसी चीज में तो हम उसको रिड्यूस या खत्म करते हैं, ना कि उस इंस्ट्रूमेंट को फेंक देंगे। तो इसको रिमूव किया जा सकता है, ये नॉन होती है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ सकती है। रैंडम में क्या क्या आएगा, इसमें आपका एग्जांपल दे देता हूं मैं, कुछ नए नाम है आपके लिए। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर क्या होता है? दूसरा स्क्रू गोज या स्क्रू गेज भी बोलते हैं इसको, गेज में लेते हैं हम इसको, मोटाई मापने के लिए, स्क्रू रेडियस लेने के लिए, डायमीटर लेने के लिए। वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गोज हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू, ये तो आपने फार्मूला भी करा हुआ है, L/G, ये करते हैं, ये डायमीटर मेजर करने के काम आता है, ये भी डायमीटर मेजर करने के काम आता है, लेकिन दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। ये जो डायमीटर मेजर करेगा ये सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक करेगा, सपोज 2.13 सेंटीमीटर, और ये जो करेगा ये करेगा 13 से भी आगे, और इन दोनों को लेकर आगे आपका क्वेश्चन बनने जा रहा है। रैंडम एरर पढ़ने के बाद हम इसको लेकर भी बात करेंगे कि इन दोनों में फर्क है, वैल्यू में फर्क आ गया, एक ही चीज की वैल्यू नोट करी 2.13 आ गया, दूसरे से करी तो 2.134 आ गया, ये क्या चक्कर हो गया? तो हमें कौन सा लेना है सर, कैसे लेना है? ये जी की वैल्यू है, सिंपल पेंडुलम के केस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है, लेकिन जब हम वैल्यू नोट करने जाते हैं तो वैल्यू आती है हमारे पास 9.712 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब वैल्यू ये थी तो ये कैसे आ गई? क्या मतलब है इनका? ये सब एरर का खेल है। किसका खेल है? एरर का खेल है, ठीक है। तो बात आ जाती है अब रैंडम एरर की। रैंडम एरर में आप क्या पढ़ेंगे? रैंडम एरर में ये वैल्यू अननोन होती है, ये जो एरर है वो अननोन होती है, क्या पता किस वजह से आ जाए। सपोज आप यहाँ पे रीडिंग देख रहे हो, आपको दिख रहा है 12 वोल्ट, दूसरे स्टूडेंट को दिख रहा है 12.1 वोल्ट, जबकि आपको पता है दोनों वैल्यू नहीं हो सकती, वैल्यू तो एक ही होगी उसी टाइम पे। सर्किट में लगा रखा है, एक ने देखा 12 वोल्ट, दूसरे ने देखा 12.1, तीसरा आ गया वो कहता नहीं नहीं 11.9 वोल्ट है, थोड़ा सा पीछे लग रही है, तो 3 वैल्यू आप बोल रहे हो वहां पर, तो क्या होगा?
या तो आप ठीक हो या वो ठीक है या पहले वाला ठीक है। तो अगर इस तरह की दिक्कत आ जाती है, ये होती है अननोन, क्या पता लिखने की वजह से आ गई हो। ठीक है, जो ये जी की वैल्यू होती है ये पेंडुलम केस में होती है, मैंने बताया था एक थ्रेड पे बॉल लगा दो और इस तरह से करो, लेकिन ये विदाउट एयर यानी कि वैक्यूम में करना होता है। किसमें? वैक्यूम। लेकिन हम करते हैं एयर में, तो एयर रेजिस्टेंस भी काम करता है यहाँ पर। तो कहने का मतलब है एयर रेजिस्टेंस काम कर रहा है, इधर उधर की बातें, इधर उधर की चीजें जो अफेक्ट कर रही है इसको, जो इसकी वैल्यू को अफेक्ट कर रही है, कमी कर रही है इसके अंदर। आपको भी पता, देखो जब हम खेलते हैं तो हवा इस साइड की चल रही होती है, तो कई जने वोली खेलते हैं तो कहते हैं ऐसे हवा थी तो उससे तो शॉट सही जाते हैं, और इधर अगर शॉट मारे तो उसको बड़ी मुश्किल होती है। तो वैसे तो इस चीज को इग्नोर ही करा जाता है ना, लेकिन होती तो एरर ही है ना वो खेलने में। तभी कोर्ट बदले जाते हैं इन एरर को रिड्यूस करने के लिए, कि एक मैच तू खेल ले, दूसरी बारी में तू खेल लियो। तो दोनों को इक्वलाइजेशन करने के लिए, एक्यूरेसी करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर्ट बदल देते हैं, फुटबॉल में बदलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्रिकेट में भी पिच को बदला जाता है, पहले इधर पहले उधर, टॉस करवा दिया जाता है, फिर अब नहीं कुछ होता है तो टॉस कर लो, और इससे ज्यादा क्या करोगे। तो एरर को खत्म करने की कोशिश की जाती है, ना कि एक ग्राउंड पे तुम खेल लिया, चलो दूसरे ग्राउंड उसके जैसा बनाएंगे फिर तुम खेल लोगे, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो एरर को कम या खत्म करने की कोशिश करी जाती है, और लास्ट में टॉस सिस्टम ले लेते हैं जिसका कोई भी फिजिक्स से लेना देना नहीं है। तो नेक्स्ट, वैक्यूम एयर रेजिस्टेंस में जी की वैल्यू इफेक्ट हो जाती है ज्यादातर। वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज से आप 2 डेसिमल तक और 3 डेसिमल तक ले लेते हो। रैंडम एरर अननोन होती है, और इसमें आप मतलब काफी वैल्यू ले लेते हो, और कोई बच्चा 12 वोल्ट भी ले लेगा, लेकिन कौन सी सही है ये कह नहीं सकते। तो इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? बाय प्लस और माइनस, बाय एडिंग और सबट्रैक्टिंग। भाई मान लो 2 वोल्ट पहले से ही दिखा रहा था, तो मैंने उसको क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। अगर वो इससे पहले यहां पे होती नीडल तो मैं ऐड करके दे देता आंसर। लेकिन इनका क्या करें, इनमें क्या करोगे आप जितनी मर्जी वैल्यू ले लीजिए, इसमें ऑब्जर्वेशन 1 हो गया, ऑब्जर्वेशन 2 हो गया, ऑब्जर्वेशन 3 हो गया। इस केस में आपने किसी को भी सही नहीं कहना है, किसी को भी सही नहीं कहना है। इसके अंदर भी आप क्या करेंगे, मैथमेटिक्स लगा देंगे, आप इसमें मीन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मीन। इन तीनों वैल्यू को ऐड करिए, अपॉन में 3 कर दीजिए, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो सभी के लिए मान्य होगा। ओके, तो दिस वन विल बी द आंसर, और इस केस में आंसर क्या आने वाला है आपका 12.0। तो ये जो 12.0 है, इस 12.0 को मत देखना, ये तो क्या हो गया, हाँ इत्तेफाक से आ गया है नेट। ठीक है, वैसे नहीं, मतलब इसको आप नहीं कह सकते कि आंसर है। अगर यही 2 वैल्यू होती तो भी आंसर यही आना था। देखो तब तो नहीं है ना इस सीरीज में, ये तो वैसे मतलब इत्तेफाक से आ गया। ठीक है, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि जो इसके अंदर वैल्यू होंगी उसी में से कोई आंसर आएगा। नो। तो इस तरह से रैंडम एरर को क्या करा जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रिमूव बाय टेकिंग मीन। और इसमें जो रिमूव करना है वो बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग एरर जितनी भी थी। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर, प्लीज? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम No, स्टूडेंट्स? sir. No, sir. No, sir. नेक्स्ट, हाँ, नो सर। गुड गुड गुड। नेक्स्ट कर रहे हैं हम मेजरमेंट। क्या बेटा? मेजरमेंट। उसके अंदर ये 2 वैल्यूज का काफी मतलब यूज देखने को मिल सकता है आपको, तो वो देखेंगे। ये 2 वैल्यू मैं अभी छोड़ देता हूं यहाँ पे, 2.13 सेंटीमीटर एंड 2.134 सेंटीमीटर। इसका मतलब समझना ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए। अच्छे और बुरे का तो पता है ना आपको, तो इसका भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट, मेजरमेंट। मेजरमेंट्स, कैसे मेजरमेंट्स किया जाएगा? मेजरमेंट में भी 2 चीजें देखिए आप, वन इज एक्यूरेट एंड अनदर इज प्रिसाइज। आपने मेजर किया, ठीक है, मापा, कोई वैल्यूज को मापा, कोई रोड दे दिया आपको,
और कह दिया इस रोड की लेंथ, एक्यूरेट वैल्यू दे दी इसकी 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, 5 मीटर ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर ले लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये कंपनी ने, साइंटिस्ट ने मतलब अच्छी तरह से मेजर करके एक्यूरेट वैल्यू दे दिया इस रोड की 5 सेंटीमीटर। क्या दे दिया? एक्चुअल लेंथ दे दिया, सॉरी एक्चुअल लेंथ है इसकी 5 सेंटीमीटर। अब यही रोड आपको दे दी, यही रोड आपको दे दी कि मेजर करिए इसकी लेंथ, तो मेजर कर दी आपने, आपने मेजर करी तो आप पे आ गई वैल्यू 5.1 सेंटीमीटर। फिर किसी और को दे दी, उसने मेजर कर दी 4.9 सेंटीमीटर। फिर किसी को दे दी, उसने कर दी 5.2 सेंटीमीटर। फिर किसी और को दे दी, उसने फिर दोबारा से 5.1 सेंटीमीटर कर दी। मतलब कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है। किसी को दे दी, उसने 5 सेंटीमीटर ही कर दी। तो इस तरह की वैल्यू देखने को मिली आपको जब ये रोड आपने किसी को क्या करा, हाँ, मेजर करने के लिए दे दिया। ये 5 वैल्यूज बन गई। एक्चुअल लेंथ आपको पता है कितनी है, 5 सेंटीमीटर। आपने देखा, बच्चों ने तो बहुत अब इसके आसपास की वैल्यू नोट करी है, तो अच्छी वैल्यू नोट करी है। कमी तो है, देखो 5 सेंटीमीटर था, कमी तो है। कमी का मतलब क्या है? किसी ने ज्यादा दिखा दिया, किसी ने कम दिखा दिया। गलत नहीं है, मिस्टेक नहीं है, वैल्यू क्या है? एरर है। मेजरमेंट करते हुए ये वैल्यूज आपको मिल रही है। क्या करेंगे अब आप? एक्यूरेट वैल्यू आपको मिल गई 5। अगर आपको इस तरह से 5 मिलेगी तो आप इस केस में क्या करेंगे? मीन लेंगे। मीन का दूसरा नाम एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज। एवरेज या मीन बात एक ही है। और कैसे ली जाती है? जितने भी टर्म है ऐड कर दीजिए और जितनी थी उससे डिवाइड कर दीजिए। तो इन सबको ऐड करिए और डिवाइड कर दीजिए। किससे? कितनी है ये? 1 2 3 4 5। तो आपका फर्ज है 5.1 4.9 5.2 5.1 5.0। अगर आप इन सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर दें तो बताइए आंसर कितना आएगा? अगर किसी के पास कैलकुलेटर है तो वो करके बताइए मेरे को। हरिया, या अपनी तरफ से ले ले, इसको अपनी तरफ से ले ले ये वैल्यू। 5.06 5.1 5.06। चलो ये आ गया। अब ये बताइए इन सभी वैल्यूज में सबसे अच्छी वैल्यू जो एक्यूरेट थी वो ये थी, लेकिन हमें नहीं पता उस रोड की लेंथ एक्चुअल में कितनी थी। हमें तो क्वेश्चन दे दिया, रोड दे दी और कहा कि भाई ये रोड है और तुम 5 जने हो, जैसे मर्जी करो और मेरे को तो लेंथ दीजिए इसकी निकालकर एक्यूरेट लेंथ। तो आप सबने ऐसे निकाल दी। अब जिसने ये वैल्यू निकाल लिया उसको भी नहीं पता ये करेक्ट है, और जिसने ये वैल्यू निकाल लिया उसको भी नहीं पता ये करेक्ट है। कुछ भी हो सकता है इसमें करेक्ट, और क्या पता क्या होगा। तो इन सारों ने एक तरह से प्रैक्टिकली क्या सोचा कि अगर हमारी वैल्यू में डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो एक काम करते हैं, हम सारे मीन लेके आंसर दे देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो इन सब के अंदर सबसे मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा 5.06। इतने सारे आंसर देने के बजाय आप एक ही आंसर देंगे, और वो कौन सा होगा? 5.06 सेंटीमीटर। और ये एक्यूरेट है, इसका आपको पता लगेगा कहां से? ये देखने से। कैसे? 5 सेंटीमीटर है ये, और ये 5.06, ठीक है। 5.06 है। तो देखिए एक चीज और, आपको ऐड करा था, आपने क्या करा था? ऐड करा था, तो आपने सिग्निफिकेंट रूल नहीं लगाया। सारों में 2-2 डिजिट है और आंसर कितने में दे दिया? 3 डिजिट में। तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने यहां पर क्या करना है? 5.1 सेंटीमीटर इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। देखिए यहां पर आप मेरे से गलती करवा दी थी आपने कि यहां पर 5.06 आंसर नहीं रहेगा। 5.1 सेंटीमीटर इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर इन दिस केस, अगर आप एक्यूरेट की बात करते हो तो।
एक्यूरेसी की बात करते हो तो अगर आपको मेजर करना है, ऑब्जर्व करना है, तो आपका आंसर इन सारी वैल्यू को छोड़कर ये रहने वाला है, क्योंकि 5.066 को राउंड ऑफ करके यहाँ पर 1 बन जाएगा। अब आ जाइए प्रीसाइज में। किसमें? प्रीसाइज में। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने इसी की छोड़ो, मैंने वैल्यू लगा दी 6.12, 6.11, 6.13। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर लिया मैंने? 3। ओके, क्या ये वैल्यू प्रीसाइज है? कैसे पता लगे? ये देखिए, इन दोनों के बीच में 11 और 12 के बीच में 0.01 का डिफरेंस है बस। कितना डिफरेंस है? इनकी वैल्यू में आपस में 0.01 का डिफरेंस है। और इधर आ जाइए, इसमें कितना डिफरेंस है? 0.1 का। तो दोनों में से ज्यादा डिफरेंस किस में है? 5.1 और 4.9। ओ सॉरी, 4.9 में तो ये 0.2 का हो गया, इसमें 1 का हो गया, मतलब सारों का लिया जाए तो 0.1 का डिफरेंस आ गया, इसमें 0.01 का आ जाएगा आपस में, इस तरह से। तो यहां पर देखा जाए तो कितना? 10 का फर्क आ रहा है सीधा। कितने का आ रहा है? 10 का फर्क आ रहा है। 10 का ही आ गया ना पॉइंट के बाद। देखिए 1 और 2 में, 5.1 और 5.2 के बीच में 10 वैल्यूज और है। कौन कौन सी? 5.1 को आप बोलते हो 5.10, उसके बाद 5.11, 5.12, इस तरह से करते हुए चलेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे? यस, 5.2 तक पहुंचेंगे, 20 तक। कब? 10 वैल्यूज करने के बाद। मतलब इसमें और इसमें अभी भी बीच में 10 वैल्यू आपको नजर आ रही है, सिंपली वे से 0.01 का फर्क है। और इसमें देखिए पॉइंट के बाद जितना उधर चले जाएंगे आप, ठीक है, सिर्फ एक ही वैल्यू थी। देखो 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, इस तरह से। यहाँ पे 11 से 12 सिर्फ एक वैल्यू है, 12 से 13 एक वैल्यू है। तो कहने का मतलब क्या है? अगर डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट है तो वो ज्यादा प्रिसाइज होंगे, मतलब आसपास होंगे उनकी वैल्यूज। तो इसमें और इसमें 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है, तो ये ज्यादा प्रिसाइज नहीं होगा, ये ज्यादा होगा। ठीक है। और अगर इसी तरह से मैं एक वैल्यू और दे दूं 6.1245, तो ये इन सबसे ज्यादा प्रिसाइज हो, क्योंकि इसने मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू दे दी है आपको। सॉरी, एक्यूरेट नहीं बोलेंगे, मोस्ट प्रिसाइज वैल्यू बोलेंगे आप इसको। एक्यूरेट का क्या मतलब है? एक्यूरेट वैल्यू कितनी थी हमारी? एक्चुअल लेंथ 5 सेंटीमीटर, इसने वैल्यू निकाल दी 6.12, 6.11। मैं तो इसको भी क्या करूंगा, मीन ले लूंगा इसका। लेकिन मेरी जो ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ थी, ये 6.12 सेंटीमीटर लेंथ दिखा रहा है। क्या ये एक्यूरेट है? नो। क्या ये वाली एक्यूरेट है? यस। एक्यूरेट तो ये है, प्रिसाइज ये है। और अगर आपको मोस्ट प्रिसाइज भी और एक्यूरेट भी वैल्यू चाहिए तो आपका आंसर क्या आएगा? 5.06। अब इन दोनों वैल्यू में मोस्ट प्रिसाइज कौन है? या प्रिसाइज वर्ड ही लगा दो, मोस्ट ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा। ये दो वैल्यू में प्रिसाइज 5.06, ये ज्यादा क्लियर वैल्यू दे रहा है आपको, एक्यूरेट भी दे रहा है और प्रिसाइज भी दे रहा है। तो आंसर आपका मोस्ट एक्यूरेट और प्रिसाइज तो ये होगा। सिग्निफिकेंट फिगर की हेल्प से ये होगा। प्रिसाइज की हेल्प से देखा जाए, जो आपने ऑब्जर्व करा है डजंट मैटर, वो तो पॉइंट के बाद देखेगा डिजिट कितने हैं, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। चाहे वो आंसर गलत हो चाहे ठीक हो, डजंट मैटर। अगर आपको कह दिया कि मेरे को आपको 3-4 वैल्यू दे दी 3.4, एक दे दी 3.412, दूसरी दे दी 26.12346, इस तरह से, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए मोस्ट या प्रिसाइज वैल्यू कौन सी है इसमें, तो इसमें आपको ये नहीं देखना चीज तो 3 सेंटीमीटर की थी, इसमें तो 26 सेंटीमीटर ले रखा है। नो, वो तो एक्यूरेसी में चला जाएगा। यहां पर प्रिसाइज में आप देखोगे कि डेसिमल के बाद
ज्यादा डिजिट किसके अंदर है। 1 2 3 4 5 5 है, सबसे अच्छी सबसे क्लियर वैल्यू कौन दे रहा है, इसकी कोशिश है कि ये आपको अंधेरे में ना रखे, क्योंकि अगर आपकी परसेंटेज आ जाती है 5.1%, दूसरे की भी 5.1% है, तो इसमें आपके ही माइंड में रहता है कि काश मेरी वैल्यू 5.11% हो तो मैं इससे आगे निकल जाता। यस और नो? यहां से समझिए, किसी की 5.11 है, किसी की सिर्फ 5.1 है, तो इसके आगे ऑटोमेटिक 0 लगा देते हो आप, और अगर ये ज्यादा है तो इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाता है कि मैं ज्यादा प्रिसाइज हूं, मेरा आंसर ज्यादा बड़ी है। ओके, यस और नो? यस सर। ओके, तो ये मेजरमेंट को लेकर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है एक्यूरेट और प्रिसाइज को लेकर? एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी? जो आपकी एक्चुअल वैल्यू के आसपास होंगी, तो आप उसका मीन लेकर एवरेज लेकर क्या कर सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे सकते हो विद द हेल्प ऑफ या बाय सिग्निफिकेंट फिगर, रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर। बट इन प्रिसाइज देयर इज नो नीड ऑफ एक्यूरेसी और एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको आपको डेसिमल के बाद डिजिट देखने हैं, जितने ज्यादा होंगे वो बहुत ज्यादा प्रिसाइज होगा। तो इसमें डिजिट का खेल रहेगा, इसमें वैल्यूज का खेल रहेगा। ओके, थैंक यू। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं एरर। बच्चों आपने पढ़ रखा है, पहले सीख रखा है? जल्दी बताइए मेरे को, फिर हम इसको ज्यादा डिटेल से नहीं करेंगे। यस सर, पढ़ रखा। कर पढ़ रखा रखा है। है? यस सर। ओके, तो हम इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर ले डायरेक्ट? यस सर। ठीक है, एडिशन करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक साथ करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको इसको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। आप रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन में होता है, एक तो हमारी एक्चुअल और एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू, और उसके साथ एब्सोल्यूट एरर। ये एब्सोल्यूट वैल्यू और ये एब्सोल्यूट एरर, और दोनों के साथ यूनिट लगी होंगी। क्या लगी होंगी? यूनिट। सपोज एक रोड है, दोबारा से उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, लेकिन कंपनी ने लिख दिया उस पे कि इसमें 0.1 सेंटीमीटर की क्या है, एरर है। अब मापते वक्त कोई माप रहा है उसको 4.9 भी ले सकता है, कोई माप रहा है तो 5.1 भी ले सकता है। मतलब जो कमी रहने वाली है सिस्टम के अंदर, मेजरमेंट के अंदर, उनकी मशीन के अंदर, या कुछ भी हो सकता है, एनी हाउ सिस्टमेटिक और रैंडमली उन्होंने उसकी एरर कितनी दे दी है बेटा? 0.1 सेंटीमीटर। तो आपका फर्ज बनता है आप यहाँ पर प्लस माइनस दोनों लगाइए, क्योंकि जब देखने की बारी आती है जरूरी नहीं आप प्लस में ही देखोगे। सपोज आपके मार्क्स है, मैं पूछूं बेटा कितने मार्क्स आ जाएंगे, तो आप कहते हो सर 60-70 के बीच में आ जाएंगे। फिर मैं कहता हूँ नहीं नहीं, एक्यूरेट बोल, एक्यूरेट बोलते हैं सर 65, 1 कोई प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, तो 65 से माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो दोनों चीजें बोल दी आपने। यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब ये नहीं है कि भाई ज्यादा ही आने चाहिए थे मेरे, नो। यहाँ पे बात है कि हम कमी कितनी छोड़ सकते हैं। 65 इज द राइट आंसर। थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो एरर में चला जाएगा, नॉट इन मिस्टेक। तो बात आ जाती है एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ये आपकी क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू, और ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर। तो कैसे आप 5 सेंटीमीटर ले लिया, साथ में ये ले लिया, इसको बोलेंगे आप डेल्टा एक्स, और इसको बोलेंगे आप एक्स, और इसको बोलेंगे डेल्टा एक्स। तो आप इसी वैल्यू को इस तरह से लिखेंगे, ये जो सेंटीमीटर है ये दोनों के साथ होगा इन केस ऑफ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वर्ड लिख रहा हूं सिर्फ मैं। एब्सोल्यूट अगर रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो तो आप ऐसे दो। उसके बाद जाते हैं रिले, प्लस और माइनस दोनों आ गया, ऐड और सब्ट्रैक्ट में। इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टाइम में। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन दूसरे के लिए ले लेते हैं हम, और वो किसके लिए लेंगे? रिप्रेजेंटेशन फॉर फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल का दूसरा नाम रिलेटिव। और रिलेटिव को वैसे आप कैसे जानते हो ना, फ्रैक्शन का ज्यादा पता है बच्चों को, फ्रैक्शन रेशो लेते हैं। हाँ, रेशो ले लो, ये मैं अपनी तरफ से वर्ड बता रहा हूं आपको, रेशो।
और कंपेयर, कंपेयर होता है ना, कंपेयर, कंपेयर का मतलब क्या, दो चीजों को कंपेयर करना आपको, मतलब आपके पास 50 रुपीज है और एक दूसरे बच्चे के पास 100 रुपीज है, तो आपने कहा कंपेयर करो भाई कितने, किस पे ज्यादा है या कम है, तो आपने क्या करा 50/100 करके 1/2 कर दिया। 1/2 का मतलब क्या है, आधे है। अब बोलोगे कि मेरे पास उसके कंपैरेटिवली आधे रुपए है, दूसरा बोलेगा मेरे पास उसके कंपैरेटिवली दुगने रुपए है, क्योंकि ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है। सपोज ये x था ऊपर वाला, नीचे वाला y था, तो मल्टीप्लाई करिए x, 2x इज इक्वल टू y आ जाएगा, या x इज इक्वल टू y/2। तो ये कंपेयर करके आपने आंसर दिया है, और इसका मतलब साफ साफ है कि x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी, यानी कि y बड़ा है और x छोटी क्वांटिटी है। यहाँ पे y वाला बड़ा है और x वाला छोटा है। यहां से देख लीजिए y का हाफ करा तो x मिला, यहां से भी वही बात पता लगती है कि y बड़ा है और x छोटा है। लेकिन ये वैल्यू आप देखने में कब बोल हुए, जब आपने दोनों की वैल्यू को कंपेयर कर दिया, जब दोनों की वैल्यू की रेशो ले ली, जब दोनों वैल्यू का रिलेटिव कर दिया, जब दोनों की वैल्यू का फ्रैक्शन ले लिया आपने, तब आप उसको ऐसे कर सकते हो। लेकिन ये यहां पर आ जाएगी, यहां पर कैसे लेंगे, डेल्टा x अपॉन x को बोला जाएगा फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर। तो इसकी वैल्यू को लिखने का तरीका होगा 5 प्लस माइनस 0.1/5। लेकिन इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना आपको, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये कट जाते हैं, तो फ्रैक्शनल एरर की कोई यूनिट नहीं होती, बट एब्सोल्यूट में यूनिट होती है। ये यूनिट के साथ लिखा जाता है, ये विदाउट यूनिट वैल्यू लिखी जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व करके देखोगे थोड़ा सा, क्या आ जाएगा, 0.02, ये इस तरह से लिखा जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व कर दे, दोबारा से यही बन जाएगी,